हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली इस टाइम पे अपना एनालिसिस करते हैं और हम लोग बिल्कुल एक नए एनालिसिस के साथ आ चुके हैं। तो बिना किसी तरीके की जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते हैं आज सेकंड फेब का एसएससी जीडी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। आकाश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बिना से देर के शुरू करते हैं। आकाश सर प्लीज़ आप जरा इसको लीजिए, मैं बोलता हूँ आप जी। तो अब हम लोग आज की शिफ्ट में जो पहली और दूसरी शिफ्ट में एसएससी जीडी का पेपर आया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों के पेपर्स को देखते हुए लग रहा है कि एसएससी बार बार अपना मूड बदल रहा है, बार बार अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। कभी बहुत ज़्यादा इजी पेपर रख रहा है, कभी मॉडरेट रख रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो मॉडरेट से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं सेट कर रहा है। उसका नतीजा ये है कि वो ऑलरेडी बहुत पहले पेपर ले चुका है। कई सारे शिफ्ट के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं। जितना ज़्यादा पेपर के बीच में वो डिफरेंस रखेगा उनके लेवल के बीच में, उतना ही ज़्यादा उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से एसएससी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पेपर आपका वो एवरेज से नीचे का रहेगा, एवरेज से ऊपर का नहीं जाएगा। अब हिमांशु सर है, वो हमारे सेक्शन वाइज आपको बताएंगे किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, और मैं अभी आपके सामने यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। सर थैंक यू सर। तो सर हम लोग फर्स्ट पोर्शन अगर मैथ में स्टार्ट करें तो मैथ में अनुपात दिया था 3 लोगों का ABC। अनुपात से क्वेश्चन आया है जी। अनुपात में A/B/C से क्वेश्चन ये B रेशियो दिया था 2:3:5 और इनका कुल प्रॉफिट जो है वो है 7500। कुल प्रॉफिट था 7500। हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक का आपको प्रॉफिट निकालना था। तो लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा था लेकिन इजी था, कह सकते हैं आप। इसमें आगे सर इंसान का हिस्सा पूछा गया इसमें कि एक इंसान को कितने कितने रुपए मिलेंगे। जी। आगे सर हम लोग बात करें तो क्षेत्र में 30 प्रश्न था मेंसुरेशन में, जिसमें शंकु का आयतन पूछा गया था। शंकु का आयतन पूछा गया था हमें। वॉल्यूम जी गई है आपसे। सर हम लोगों को इसमें हाइट 5 और R 3 सेंटीमीटर दे रखा था, और त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। सभी को पता है 1/3 πr²h, और आपका आंसर आपके सामने। जी सर। आगे अगर हम लोग बात करें तो सक्सेसिव छूट से प्रश्न था। सक्सेसिव छूट जी, सक्सेसिव बट्टा जो दिया जाता है डिस्काउंट आपका, उसमें 15% और 20% की 2 छूटें जो एक व्यक्ति को दी जा रही हैं, उससे प्रश्न आपका पूछा गया था। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न आपका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल से भी आया था। बच्चा हर प्रश्न में, हर आपके प्रश्न पत्र में औसत चाल SI डिफरेंस से प्रश्न बन ही रहा है। तो आप इनमें अगर आपका आगे पेपर है तो इन्हें देख के जरूर जाइएगा। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो टाइम एंड वर्क शिफ्ट प्रश्न था, जिसमें 8 पुरुष और 10 महिलाओं का समय जो है वो 20 दिन दिया गया था, और हम लोगों से 20 पुरुष और 12 महिलाओं का पूछा गया था। जी सर, अगर ये दोनों करते हैं 20 दिन में, ये दोनों मिलके करते हैं 20 दिन में, तो हमसे पूछा गया था कि ये लोग कितने दिन में करें। अगर आपको याद होगा तो आपके मैथ वाले विजन सर ने ट्रिक बताई है MDH वाली, इसमें बेटा वही ट्रिक लगेगी और आपका आंसर ऐसे करके निकल के। जी। आगे सर हम लोग बात करें तो एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 1800 रुपये। प्रिंट प्राइस। जी, प्रिंट प्राइस दिया है, और जी इस पे 2 छूटें दी जा रही हैं। एक छूट तो डायरेक्ट है 20% की, और दूसरी छूट है अगर आप पैसा नगद देते हो 5% की, यानी 2 छूट हैं 20% और 5%। उसके बाद पूछा गया है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को नगद में भी खरीदते हो तो 5% की आपको छूट अलग से मिलती है। आगे सर हम लोग बात करें, इसी में आप सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन ऐड कर लीजिए साथ में। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा गया था। शंकु का वक्रपृष्ठ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है आयतन, और इस बार पूछ लिया गया है CSC यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया। आगे सर हम लोग बात करें तो चतुर्थ समानुपात से प्रश्न आया है। फोर्थ प्रोपोर्शन। वहाँ पे अनुपात 3 लोगों का दिया था फर्स्ट शिफ्ट में, इस शिफ्ट ने आपसे 4th प्रोपोर्शन पूछ दिया है। आगे सर समतुल्य बट्टा पूछा गया है 15%, 10% और 20%। 15, 10 और 20। जी सर, 15, 10 और 20। बच्चा देख रहे हो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपके, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपके जितना देखते हो हमें उतना ही नई नई चीज़ों करने का क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर सर हम लोग अगर बात करें तो 3 वर्ष का CI पूछा गया था हमसे। 3 वर्ष का CI कितना बनेगा अगर आपका जो P है वो 8000 रुपये हो, P 8000 रुपये हो, और रेट आपकी सर 10% हो। तो बहुत ही बच्चा देख रहे हो आप, इजी प्रश्न है CI का 33.33 शायद इसकी कुछ रेट बनेगी, आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये। पुनः प्रश्न अंकित मूल्य से आया है। अंकित मूल्य 10,000 रुपये, छूट इस पे बच्चा 20% की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे पहले प्रश्न में 1800 रुपये उसका अंकित मूल्य था और 2 छूट थी, यहाँ सिर्फ 1 छूट है। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक व्यक्ति की आय दे रखी थी हम लोगों को, उसमें खर्च बता रखा था 80%,
आय दे रखी थी, खर्च दिया था 80%, बचत थी सर 20%। अगर कह रहे थे आय को 35% बढ़ाया जाए, अगर आय को 35% बढ़ाया जाए और बचत को 37.5% बढ़ाया जाए तो उसके खर्च में कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है सर। आगे अगर हम लोग बात करें तो सर प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से बच्चा बहुत सरल होता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। सर एक प्रश्न आज डिविजिबिलिटी का आया था जिसमें से एक संख्या दे रखी थी और पूछा गया था कि यह संख्या 72 से विभाज्य है या नहीं। तो बच्चा आप जानते होंगे 72 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या को 8 और 9 यानी दोनों रूल से विभाज्य होना पड़ता है। 9 का रूल ये कहता है कि सभी अंकों का सम अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित है। 8 का रूल ये कहता है कि अगर अंतिम इकाई, दहाई और सैकड़ा के तीनों जो आपके पद हैं अगर 8 से विभाज्य हैं तो पूर्ण संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। सर आगे बात करें हम लोग रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हम लोग देख सकते हैं सर पहला क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट, इनका लवली जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट ना पूछे बिना उसके एसएससी का खाना ही नहीं हजम होता है। जी सर। सिटिंग अरेंजमेंट सर वो भी सर 2 प्रश्न, एक लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। एक ऐसे और लाइन में बैठाला है जी, और एक गोल में बैठाला है जी। 6 बंदे बैठे थे इसमें सर। आज एक प्रश्न सर पासे से भी आया है जिसमें से पासे में अपोजिट फेस पूछी थी। जैसे हम लोग कहते हैं एक का अपोजिट 6 होता है, जैसे सर ने बताया था, मैंने इनका शॉर्ट्स भी देखा है कि अगर आपका एक पासा होता है, शायद मैं गलत नहीं तो मानक पासा, मानक पासा जो होता है उसमें आपको पता है कि अपोजिट सरफेस को ऐड करने पे 7 आता है और जो नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें आसपास की सरफेस को ऐड करने पे 7 आता है। और ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉमन फेस वाला लेके क्लॉकवाइज घुमा दो और आपका आंसर। एक सर प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष से आया था। कथन और निष्कर्ष यानी आपको कथन दिया था, उसमें से आपको निष्कर्ष ढूंढना था। और फिर से वही इनका फेवरेट टॉपिक पे सर कोडिंग एंड डिकोडिंग। डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के एसएससी पेपर नहीं छुएगा। जी सर। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से था जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था। जैसे आपको पता है कि आपका ए हो गया, टी हो गया, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये सब सेम रहते हैं आपके दर्पण प्रतिबिंब में, बाकी सब मोस्टली आपके चेंज हो जाते हैं। जी, इसमें जो आपका मिरर इमेज में अगर अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनाएगा तो वो 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनाएगा कि कौन से अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज सेम रहती है या निम्न में से किस अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज चेंज हो जाएगी। जी। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज से प्रश्न आया था। मिसिंग नंबर सीरीज जो कि आपके सब्ट्रैक्ट पे बेस्ड थी, ऐसा बच्चे ने बताया कि सब्ट्रैक्ट पे बेस्ड एक मिसिंग नंबर सीरीज से प्रश्न था हमारा। एक सर प्रश्न अगर हम लोग बात करें सेकंड शिफ्ट का हम लोगों को मिला है, उसमें भी सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 8 बंदे जो हैं सेकंड शिफ्ट में 8 बंदे जो हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी 8 बंदों को सर्कुलर शेप में बैठाला गया है और सभी को केंद्र की तरफ देखने के लिए बोला गया है, यानी वो केंद्र की देखते हैं, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। सर्कुलर इमेज में आप लोगों को बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, जब मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था कि जब भी आपको एक गोल मेज की तरफ बैठा ले और आपका फेसिंग टूवर्ड सेंटर हो तो पहला बंदा हमेशा नीचे डायरेक्शन में बैठा लिया और आपका आंसर ऐसे करके निकले। चलिए सर आगे अगर हम लोग सर बात करें तो एक सीक्वेंस बेस्ड सीरीज थी। नेक्स्ट सीक्वेंस बेस्ड मामला आपका पूछा गया था कि आगे वाला आपका क्या रहेगा। सर अगर हम एक ही पैटर्न लग रहा होगा और उस पैटर्न पे ही बेस करके आपको जो मिसिंग नंबर लास्ट में बचता है वो आपको बताना। जी सर। आगे हम लोग बात करें सर हिंदी पे, आप इधर आ जाइए। हिंदी में बेटा बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। सबसे पहला तो प्रश्न यही था कि माँ के कलेजे का टुकड़ा, इसका अर्थ क्या होता है। सबको पता है कि माँ के कलेजे का अगर टुकड़ा है तो बहुत ही प्यारा होगा, है ना, कलेजे का टुकड़ा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जिसको बोला जाता है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, यू आर माई सोना सोना मुखड़ा वाला। जी। आगे सर हम लोग बात करें तो एक मुहावरा पूछा गया था, नाको चने चबाना। मुहावरा जी, मुहावरा नाको चने चबाना मतलब किसी को आपने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, कष्ट दे दिया है। कोई काम उसको कराना था लेकिन वो दांत पीस के रह गया, काम नहीं करा पाया। एसएससी कर रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है सर। आगे अगर हम लोग बात करें पर्यायवाची से खूब सारे प्रश्न थे जिसमें सबसे पहला पर्यायवाची आग। आग का बेटा पर्यायवाची आपको पता ही होगा, अनल, पावक, धूमकेतु, ये सब आपके आग के पर्यायवाची हैं। सर एक पूछा गया था कि शशि किसका पर्यायवाची है। शशि जी, शशि आपका चंद्रमा का होता है। इसमें बेटा पर्यायवाची में एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे आग है, आग का अनिल, ठीक है, और मतलब इस तरीके के अनल जो होता है, ठीक है, इस तरीके के जो आग, अग्नि, अनल, ये पर्यायवाची, पावक, ये सब आपको जनरली याद रहते हैं। तो आप लोगों को फोकस ऐसे पर्यायवाची पे करना है जो आपको सामान्यतः याद नहीं रहते हैं। जैसे इसका एक पर्यायवाची वायु सखा भी होता है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बिल्कुल बना सकता है क्योंकि उसको भी पता है कि ये अनल, पावक, ये पर्यायवाची आप लोग याद करके बैठे हो। इसलिए जो नॉर्मल पर्यायवाची नहीं है वो पढ़ के आप लोग जरूर जाइएगा।
आगे सर अगर हम लोग बात करें तो दो विलोम से प्रश्न थे, एक उत्तम और एक अनेकता। उत्तम का बेटा अधम होता है आपका, अनेकता में एकता। जैसे आपको लिखा ही आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने लिखा ही था डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन इंडिया, तो उनका एक लेख ही है पूरा जो एसएससी में पूछता है। आपका शायद कल वाली शिफ्ट में या इससे पहले वाली शिफ्ट में अधम का विलोम पूछा गया था। जी सर, सही कह रहा है, अधम का पूछा गया था सर। आगे एक अशुद्ध वर्तनी में शब्द पूछा गया था, कवित्री। बेटा यही रिपीटेड आपके देखा जाए तो 10 से 12 ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं। विरहणी हो गया, कवित्री हो गया, छौड़ी हो गया, यही सब पूछे जाते हैं। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो इसमें पूछा गया था एक कौन सी निम्न में से क्रिया है, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया से भी प्रश्न आपका बना था। बच्चा सीधे से ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया है तो आगे कारक जो होगा वो से द्वारा या ने से लगा होगा, और कर्मक है तो आपका कारक चिन्ह वहाँ पे लोप हो जाएगा, नहीं लगा होगा। यही इसका सीधा सा फंडा होता है। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न फिर से गद्यांश से आया था, मतलब गद्यांश से आपके 3 प्रश्न थे, और गद्यांश आपका बच्चा बेस्ड था कृषि एवं परिवेश पे। कृषि एवं परिवेश यानी हमारा एग्रीकल्चर और हमारा इन्वायरमेंट, उस पर बेस्ड पूरा आपका एक क्या कहते हैं पूरा गद्यांश था। आगे गद्यांश को सॉल्व करते टाइम आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, अगर बड़ा पैसेज देख के आपने उसको जल्दबाजी में पढ़ा तो आपको बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम आपको उससे और ज्यादा लग जाएगा। तो आप पैसेज एक ही बार पढ़ो, भले बाकी बच्चों से आपको 30 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन पैसेज को ध्यान से पढ़ो ताकि आपको बार बार पैसेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पैसेज बेटा अगर समझ में आ गया तो पैसेज के नंबर फ्री में होते हैं, पैसेज समझिए एक तरीके से। आगे अगर हम लोग बात करें सर सेकंड शिफ्ट इसी में ऐड करते हैं हम लोग, हाथी का पर्यायवाची। पर्यायवाची आपका जी, हाथी का भी पूछा गया, हाथी का भी पर्यायवाची पूछा गया है। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो मृग का भी पर्यायवाची, यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 पर्यायवाची, सेकंड शिफ्ट में भी 2 पर्यायवाची। आगे सर अगर हम लोग बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, शाम और रात्रि के बीच के मध्य का समय को क्या कहते हैं। तो बच्चा जब आपका सूरज डूब रहा होता है, आसमान पूरा लाल लाल पड़ जाता है, उस समय को हम लोग गोधली बेला बोलते हैं। जिस समय आपके कृष्ण जी अपने क्या आपने सुना होगा, कृष्ण जी जब चरवाहे थे, चारे के रोल में थे, तो जब गायों को लेकर आते थे तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम होता था उसे हम लोग गोधली बेला बोलते हैं। शायद सर मुझे जहां तक याद है मेरे घर में तो ऐसा होता है, इस समय सोने को मना किया जाता है घरों में। कुबेरी बेरा जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। आगे सर हम लोग बात करें तो एक पूछा गया था अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ साधना, है ना। अपना उल्लू सीधा कर लिया राम ने और वहां से फिर वो निकल गया। तो ये आपके देख रहे हो कितने सारे प्रश्न हमको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेहनत आप लोग देख रहे हैं खूब सारी चल रही है, आप जितना चाहेंगे उतना मेहनत हम लोग करेंगे, बस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। सर जीके जीएस पे आगे बढ़ जाते हैं। तो जीके जीएस का पहला धमाकेदार जो प्रश्न था वो यही था कि जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा है। अगर आपको बच्चा याद हो तो पहला प्रश्न एसएससी जीडी में भी यही था कि जीएसटी का संविधान संशोधन कितना है, और आज भी वही प्रश्न है जीएसटी का संविधान संशोधन कितना है। तो ये 100 पे 1 यानी 101। आगे चलिए थोड़ा आगे अगर हम लोग बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कह सकते हैं आज जीएस का जो लेवल था वो उतना हाई नहीं था जितना एसएससी रखता है। मतलब अब उनके पास ऐसा लगता है कि जो वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र उनका बहुत फेवरेट है, वहां से प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आगे सर हम लोग बात करें तो योजना आयोग की अध्यक्षता, अगर याद हो बच्चा आपको, इससे पहले हम लोगों ने 30 तारीख की शिफ्ट को सॉल्व किया था, उसमें हमसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे थे, फिर उसके बाद हम लोगों से नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे, और हम लोगों से पुनः योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे सर हम लोग बात करें तो पूछा गया था प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से था कि बजरंग पूनिया ने किसको हराया था, मतलब किस व्यक्ति को हरा के आपका पदक जीता था। तो आपके बच्चा वो सेबास्टिन सी आपके थे, उनको हरा के उन्होंने आपका पदक बजरंग पूनिया ने जीता था। 69 kg वर्ग में उन्होंने लड़ाई की थी, लड़ाई का मतलब वाला लड़ना जो वो लड़ते हैं। आगे सर पूछा गया था एक नृत्य से प्रश्न था कि राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। तो बच्चा हम लोग बात करें तो राधा रेड्डी जो है आपकी वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का एक आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, और आपका भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आपको पता ही होगा। सर बिहू से भी प्रश्न आया था, तो भैया मैंने आपको ट्रिक बता कर रखी है, बिहू कली गोपाल तीनों कहाँ के हैं, असम के हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत आईपीएल भी जानते होंगे तो एक रियान पराग है राजस्थान रॉयल्स टीम के, तो विकेट लेने के बाद या कुछ करने के बाद इसी डांस को वहाँ पे परफॉर्मेंस वो करते हैं। अगर कह सकते हो अगर बिहू का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता तो मुझे लगता है रियान पराग से अच्छा कोई बन नहीं सकता। आगे सर हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा पता होगा आपको, मौलिक कर्तव्य मौजूदा समय में 11 प्रकार के हैं, जिसमें अंतिम प्रकार शिक्षा से ही संबंधित था।
सर आगे अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न आपका नदी से था जिसमें पूछा गया था यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बच्चा यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री। तो बहुत ज़्यादा जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। एक प्रश्न सर और लिख सकते हैं हम लोग इसी शिफ्ट का है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संयुक्त अर्थात जो आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इस अधिवेशन को बुलाने में राष्ट्रपति की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता आर्टिकल 118 के अंतर्गत आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे सर अगर हम लोग इसमें प्रश्न बढ़ाएं तो सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्न लिख लीजिएगा। पूछा गया था कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। अब अगर किस महीने की बात करें तो आप लोगों को पता होगा ये हिंदी महीने से प्रश्न था कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन या भाद्रपद। तो आपको सबको पता है कि सावन का जो महीना होता है और भाद्रपद शुरू होने वाला था, इस बीच टाइम पीरियड ऑफ में आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। आगे सर पूछा गया था कि गंगा नदी कहाँ गिरती है, यानी गंगा नदी आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पहली वाली शिफ्ट में यमुना से प्रश्न, दूसरी वाली शिफ्ट में गंगा से प्रश्न, यानी तू मेरी गंगा मैं तेरा यमुना। आगे अगर हम लोग बात करें सर पूछा गया था कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी को कितने प्रतिशत बताया, यानी भारत में गरीबी कितने प्रतिशत है, ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकलती है उसमें कितने प्रतिशत बताई गई थी। अब देखना बच्चा ये होगा कि उन्होंने 2022 की रिपोर्ट देखी है, 21 की रिपोर्ट देखी है, ये बच्चे ने भी कंफर्म नहीं किया है। आगे जी आगे सर हम लोग बात करें तो कलिंग युद्ध से आपका प्रश्न था। इतिहास से पहली वाली शिफ्ट में प्रश्न देखने को नहीं मिला है बच्चा, लेकिन दूसरी शिफ्ट में आपको इतिहास से प्रश्न देखने को मिला है। और कलिंग युद्ध जो कि आपके अशोक ने लड़ा था और भीषण संग्राम होने के बाद में बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था, इस युद्ध को आपने छोटे पर से सुनते हुए आ रहे होंगे। आगे सर अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न 2011 की जनगणना से भी था, जिसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका सबसे कम घनत्व यानी जनघनत्व है वो कहाँ का है। तो बच्चा आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपका एसएससी का रिपीटेड प्रश्न है, आप चाहें तो 23 तारीख की शिफ्ट को उठा के देख सकते हैं, उसमें यही सेम प्रश्न पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। तो बच्चा आप देख सकते हैं कितने खूब सारे प्रश्न जो आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट में निकाल सकते हैं। अगर आपके आने वाली अगर शिफ्ट में है तो हमें अपने क्वेश्चन हमें आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आकाश आपसे कुछ सहना चाहते हैं सर प्लीज। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि बेटा हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस बिल्कुल टाइम से मिल रहा है पिछली जितनी शिफ्ट्स हुई हैं। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप कुछ भी नहीं देख के जा रहे हैं, सिर्फ हमारे एनालिसिस के क्वेश्चंस को ही पढ़ के जाएंगे तो 100% बेटा आपको 80 में से कम 40 से 50 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। आप खुद देख सकते हैं हम लोग हर शिफ्ट में लगभग इसमें से क्वेश्चन, अब देखिए उत्तम का इस बार पूछ दिया है, तो बेटा जो आप अधम का पढ़ के जाओगे क्या वो उत्तम नहीं लगा पाएगा? बिल्कुल लगा लेगा। ठीक है, जो चंद्रमा का पढ़ के जाएगा क्या वो शशि का नहीं लगा पाएगा? लगा लेगा। तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारे जितने एनालिसिस हो रखे हैं उनको ज़रूर देख के जाइएगा। और मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए। बहुत ज़्यादा दिनों का एग्जाम बचा नहीं है, तो जिनका भी पेपर बचा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर की तैयारी करिएगा और हमारे एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।